बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 14th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर के 14th लेक्चर के में दिए गए टॉपिक डिस्कस करें, आइए एक नज़र गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स की तरफ हो जाए। हमने लास्ट टाइम क्लिंस थ्योरम पार्ट 3 के से रिलेटेड दो मेथड डिस्कस किए थे, जिसमें एक मेथड यूनियन के लिए था, दूसरा मेथड कॉन्कैटिनेशन के लिए था। यूनियन से मेरी मुराद ये है कि अगर हमें दो रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी जाएं और हम उनकी सम के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एफ ए बनाना चाहें तो हमने उसको डिस्कस किया था। बेसिकली इस सम ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन से बनने वाली लैंग्वेज, जनरेट होने वाली लैंग्वेज चूँकि यूनियन थी, हमने उसको यूनियन का नाम दिया और हम रिक्वायर्ड एफ ए को यूनियन ऑफ टू एफ ए कहते चले गए। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी और इसी दौरान मैंने आपको नेक्स्ट जो मेथड था, मेथड 2, उसकी बात की और मेथड 2 में हमने कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशंस के कॉरस्पॉन्ड हमने ज़िक्र किया और उसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी। उस दौरान मैंने आपको कुछ टास्क दिए थे और उम्मीद है कि आपने उनके सॉल्यूशन ढूंढे होंगे। उनके सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस द टास्क, द फर्स्ट टास्क वाज बिल्ड एन एफ ए इक्वलेंट टू द फॉलोइंग एफ ए। ये एक एफ ए का हमने टास्क दिया था, उसके लिए एग्जाम्पल थी, ये उसका एफ ए था। इसके इक्वलेंट एफ ए बनाने के लिए आपको कहा गया था। तो इसका सलूशन है, आप देख रहे हैं पिछली डायग्राम और जो बाद वाली डायग्राम है, हमने इसके सलूशन में जो स्ट्रिंग्स वहाँ एक्सेप्ट हो रही थी उनको एक्सेप्ट करवाने के लिए वो एक स्टेट आप देख रहे हैं कि कम हो चुकी है और इसमें जो रिजल्टेंट रिक्वायर्ड एफ ए है वो आपके सामने है। तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो पहले एफ ए में एक्सेप्ट हो रही थी वो अब भी इस एफ ए में एक्सेप्ट हो रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक टास्क था और कहने का मकसद ये था कि जो एफ ए आपको दिया गया है, क्या उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस हो सकती हैं एक्सेप्टिंग द सेम लैंग्वेज। इक्विवेलेंट का मतलब आप जानते ही हैं। तो उस सिलसिले में जो एक पॉसिबिलिटी थी जिसका सलूशन मैंने आपको दिखाया और एक स्टेट पहले से कम हो चुकी है, आपको अपने तौर पर भी चेक करें कि वेदर दिस एफ ए इज़ इक्वलेंट टू द प्रीवियस वन। ये हमारा टारगेट था। मैंने एक टास्क आपको और दिया था। द टास्क वाज बिल्ड एन एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द यूनियन ऑफ दीज टू एफ एस। फॉलोइंग एफ एस जो आप देख रहे हैं, उसमें पहला एफ ए है, आप देख रहे हैं इसमें 4 स्टेट्स हैं, x1, x2, x3, x4 और इसमें अगर आप देखें तो ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे हैं, इसका सेकंड लेटर B है। सेकंड लेटर अगर A है तो वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट नहीं हो रही। और दूसरा FA भी आपको नज़र आ रहा है जिसमें 2 स्टेट्स हैं और इसमें अगर आप गौर से देखें तो एंडिंग इन A है। इसमें आप देख सकते हैं कि A पर ये जा रहा है Y2 की तरफ, फ्रॉम Y1 टू Y2 द ट्रांजिशन इज़ A and there is a loop at B, so this is another FA। इनके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं वो हम देख रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू FA1 may be A plus B into B into A plus B whole star which generates the language of strings defined over sigma consisting of AB with B as second letter. Similarly, a regular expression for second FA may be B star A into B plus A B star A whole star which generates the language of strings defined over sigma consisting of AB with odd number of A's। अब इसमें हम देख सकते हैं कि odd number of A's आए थे। अभी मैंने आपको जो FA गिवन थे उनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बताई और रेगुलर एक्सप्रेशन बताने का मकसद यही था कि रेगुलर एक्सप्रेशंस का कंसेप्ट भी साथ साथ चलता रहे और वैसे भी एक लैंग्वेज आपके लिए नई थी
ऑड नंबर ऑफ एज वाली बात की सेकंड एफए में, जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही थी उसके स्ट्रेंग्स की ये कंडीशन थी कि दैट हैव ऑड नंबर ऑफ एज। उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बज़ाहिर आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं आपको इससे पहले टीजी के कॉरस्पॉन्ड रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना सिखा चुका हूँ। तो चूँकि एफए को भी टीजी कंसिडर किया जा सकता है, तो आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को खुद से लिखने की कोशिश करें और वो टेक्निक्स जो आपको पहले बताई जा चुकी हैं रेगुलर एक्सप्रेशन टीजी से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की, उनको इस एफए पर अप्लाई करके देखने की कोशिश करें तो यकीनन आपको यही रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगी। अब चूँकि हमारा टारगेट तो इनके यूनियन के लिए एफए बनाना है और मेथड वही जो हम डिस्कस कर चुके आए थे पिछले लेक्चर में, तो उसके लिए अब टेक्निक भी वही है कि पहली स्टेट यानी Z1 के लिए पूरी की पूरी ट्रांजिशन A और B दोनों हम दिखाया करते हैं एक टेबल में और बाकी नेक्स्ट टेबल में सिमिलरली लिख लिया करते हैं। तो Z1 के लिए जो ट्रांजिशंस हैं वो देखते हैं। आप देख रहे हैं कि Z1 कॉरस्पॉन्ड्स टू X1 Y1, यूनियन में यही बताया गया था कि दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द इनिशियल स्टेट ऑफ FA1 एंड FA2 सेपरेटली, और ये चूँकि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स है, सो रीडिंग A एट Z1 विल बी हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट which is X2 Y2. Since this X2 Y2 is different from X1 Y1, so the name should be different. तो हमने इसको Z2 कह दिया। और इसी तरह B के लिए आप देख सकते हैं कि for the same Z1 which corresponds to X1 Y1, if you read B will be having combination of states which is X2 Y1, again different from both Z1 and Z2. So the name must be different from both Z1 and Z2 and hence is Z3. अजीज़ तलबा, अभी मैंने Z1 के कॉरस्पॉन्ड डिटेल से आपको लेटर A और लेटर B के लिए ट्रांजिशंस दिखाई हैं, और जबकि बाकी ट्रांजिशन अभी कंप्लीट करना है तो उसको भी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं इस टेबल में कि Z2 कॉरस्पॉन्ड टू X2 Y2, क्योंकि इससे पहले हमने Z2 और Z3 इंट्रोड्यूस करा दी थी, तो Z2 की ट्रांजिशन बाकी थी। सो रीडिंग A एट Z2 विल बी हैविंग कॉम्बिनेशन विच इज़ X4 Y1 एंड X4 Y1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस जो भी अब तक हम ले चुके हैं, इसलिए इसका नाम डिफरेंट लिया है Z4। सिमिलरली रीडिंग B एट Z2, the corresponding combination now becomes X3 Y2, which is again different and hence we label it by Z5. तो इस तरह से Z2 की ट्रांजिशंस कंप्लीट हुई। सिमिलरली फॉर Z3 which corresponds to X2 Y1, reading at A will be having X4 Y2 which is different from basically Z1, Z2, Z3, Z4 and Z5. So the name is different, which is Z6, and reading B at Z3 will be having combination which is X3 Y1, and this is again new state and I have labeled it by Z7. हमने अभी डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट लेटर्स की ट्रांजिशन देखी हैं, और जब तक नई इंट्रोड्यूस की गई स्टेट्स की ट्रांजिशन कंप्लीट ना हो, ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट नहीं होता। तो बाकी ट्रांजिशन को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ Z4 के बारे में, हमने Z3 तक चेक किया। Z4 रीडिंग A will be having X4 Y2 which is Z6 and reading B will be having X4 Y1 which is Z4. At Z5 which correspond to X3 Y2, reading A will be having X3 Y1 which is the same as Z7, and reading B will be having X3 Y2 which is same as Z5. Similarly for Z6, reading A will be having X4 Y1 which is similar to Z4, and reading B it will be X4 Y2 which is same as Z6. Lastly at Z7, reading A will be having X3 Y2 which is same as Z5, and reading B the combination is X3 Y1 which is same as Z7. So far no new state has been introduced, so the table is finished. अब इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं। ये डायग्राम हमने टेबल को देखकर बनाई है। मैं ये चाहूँगा
कि इस डायग्राम और टेबल को कंपेयर करने के बाद आप रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स रन करके देखें, वो स्ट्रिंग्स जो दोनों लैंग्वेज में किसी एक में को बिलोंग करती हूँ या दोनों को बिलोंग करती हूँ, क्योंकि यूनियन है, यूनियन की डेफिनेशन है यूनियन ऑफ टू लैंग्वेजेस कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू आइदर L1 और L2 और बोथ। तो इस तरह से आपको चूँकि इन दोनों लैंग्वेजेस के बारे में पता चल चुका है, तो यूनियंस को बिलोंग करने वाली डिफरेंट स्ट्रिंग्स इस बनाए गए FA में, जिसको हम ट्रांजिशन डायग्राम कहते हैं बेसिकली, उस पर आप रन करें और चेक करें कि वो एक्सेप्ट होती हैं या नहीं। और इसी तरह से कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स भी पिक करें जो इस यूनियन को बिलोंग नहीं करती और उनको इस FA में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने जो 2 टास्क आपको दिए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमारा सिलसिला बाकी है आज के लेक्चर के सिलसिले में। आज के लेक्चर के सिलसिले में अब में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग एन FA corresponding to FA1, FA2. Let R1 be A plus B into A plus B whole star and the corresponding FA1 B आप देख रहे हैं, also R2 be A plus B into A plus B into A plus B whole star or A plus B into A plus B whole star into A plus B एंड FA2B। ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं और पहली वाली के लिए दिस इज द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ, और जो बाद वाली है दैट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। ये 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस, इनके FA गिवन हैं। हमारा टारगेट इनके कंकेटिनेशन के लिए FA बनाना है। हमारा शुरू से ये सिलसिला रहा यूनियन के केस में भी और कंकेटिनेशन के केस में भी, लास्ट टाइम भी, कि हम दोनों FAs को अपने सामने रखते हैं और Z1 के कॉरस्पॉन्ड A और B की ट्रांजिशंस उन दोनों डायग्राम्स को सामने रखते हुए कैलकुलेट करते हैं, ताकि अगर Z1 की ट्रांजिशंस आप कैलकुलेट कर सकें तो ऑन द सेम लाइन जो भी नई ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस होंगी, नई स्टेट्स इंट्रोड्यूस होंगी, उनकी ट्रांजिशंस भी उसी तरह से आप खुद बना सकें। मैं यहाँ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी इस किस्म की एग्जांपल्स में जब FAs दे दिए जाएं तो आप अपनी आसानी के लिए उनकी डायग्राम बना लें, क्योंकि जाहिर है कि जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो डायग्राम बार बार नहीं देख सकते, तो वो डायग्राम आपके सामने हो और बाकी स्टेप्स जो टेबल में नज़र आ रहे हों उनको आप वहाँ से कंपेयर कर सकें। तो आइए उसको देखते हैं। हम देख रहे हैं कि एक ही स्टेट Z1 विच कॉरस्पॉन्ड टू X1 Y1 विच इज़ इनिशियल स्टेट, हमने इसके लिए ट्रांजिशन कैलकुलेट की हैं। तरीका वही है, since Z1 correspond to X1 Y1, so there must be a combination of states reading A. So according to the diagram, we obtain the combination which is X2 Y2, and X2 Y2 is different from X1 Y1, so the label must be different from Z1, hence the label is Z2. Similarly, reading B at Z1, diagram को ही सामने देखते हुए, will be having again X2 Y2, the label is still Z2. तो एक ही लेबल, एक ही स्टेट हम देख सके कि इंट्रोड्यूस हो सकी, अब उसकी फर्दर ट्रांजिशन बाकी है। सो Z2 which corresponds to X2 Y2, if you read A at this state, we will be getting a combination which is X1 Y1 is the same as Z1, and reading B at the same state which is Z2, we will be having X1 Y1 and again Z1. So no new state has been introduced, hence the table is finished, and the corresponding transition diagram you can see, ये आप देख रहे हैं, उसी को देखकर बनाई हैं। So only 2 states Z1 and Z2. So these states are Z1 and Z2. Z1 is initial and Z2 is final. अजीज़ तलबा, अभी जो एग्ज़ाम्पल डिस्कस की गई उसमें 2 FAs थे। पहला FA एक्सेप्ट करता था लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ, जिसमें नल स्ट्रिंग शामिल थी, और दूसरा FA जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है दैट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ, और हमारा टारगेट था इनकी कंकेटिनेशन। कंकेटिनेशन से मुराद
collection of strings beginning with the strings belonging to L1 and ending in the strings belonging to L2. तो उस एतबार से हमने वही टेक्निक यहाँ अप्लाई की कि Z1 will correspond to X1, लेकिन चूँकि X1 पहले FA की फाइनल स्टेट भी है, इसलिए हमें सेकंड FA की इनिशियल स्टेट को भी साथ शामिल करना पड़ा, और इसलिए हमने Z1 को X1 Y1 के कॉरस्पॉन्ड लिया। मैंने शुरू में आपको बताया था कि यूनियन और कन्केटिनेशन में यही फ़र्क है। यूनियन को हमेशा कम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं, X1 Y1 या जो भी इनिशियल स्टेट्स आपने दोनों FAs की ली हों उनके कम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं, और कन्केटिनेशन को पहले FA की इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं। जो Z1 है दैट शुड कॉरस्पॉन्ड टू द इनिशियल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA इन द सीक्वेंस। अब हमारे केस में ये कम्बिनेशन इसलिए आ गया कि द इनिशियल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA वाज फाइनल एज वेल, और मैंने आपको बताया था द मोमेंट वी एंटर एनी ऑफ द फाइनल स्टेट्स ऑफ फर्स्ट FA विल बी इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड FA, इसलिए यहाँ X1 के साथ Y1 भी शामिल कर दिया गया, और उसी के कॉरस्पॉन्ड हमने आगे बाकी ट्रांजिशंस बनाई, और इत्तेफाक से वो ट्रांजिशंस भी उसमें जो स्टेट्स आई वो सिर्फ एक ही स्टेट इंट्रोड्यूस हो सकी और कुल स्टेट्स 2 हो सकी, Z1 और Z2। मैं ये चाहूँगा आप अपने तौर पर कन्केटिनेशन से बनने वाली लैंग्वेज की डेफिनेशन बनाएं, किस किस्म की स्ट्रिंग्स इसमें आएंगी, और वो तमाम स्ट्रिंग्स जो आपके जहन में आ गई वो इस FA में एक्सेप्ट हो रही हैं, और इसी तरह से वो स्ट्रिंग्स जो आप समझते हैं कि इस लैंग्वेज में नहीं आनी चाहिए वो रिजेक्ट हो रही हैं या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की, और हमारा टारगेट रहा कि साथ साथ हम कुछ टास्क भी देते चले जाते हैं। तो आइए टास्क की तरफ। टास्क इज़ बिल्ड एन FA कॉरस्पॉन्डिंग टू FA1 FA2। ये FA आप देख रहे हैं कि 2 FA आपको दे दिए गए, इनके कॉरस्पॉन्ड कन्केटिनेशन के लिए आपने FA बनाना है। आपको याद होगा कि इनकी यूनियन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इनकी कन्केटिनेशन के लिए मैंने आपको टास्क दिया है, तो ये टास्क आपके लिए मौजूद रहेगा। अजीज़ तलबा, मैंने एग्ज़ाम्पल्स की बात की और उसके बाद एक टास्क भी आपको दिया। ये सिलसिला हमारा जारी है कि किसी न किसी लेक्चर में आपको टास्क दे दिया जाता है, तो उस सिलसिले में टास्क आपको दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 कंटिन्यू है, जिसके 2 मेथड हमने डिस्कस किए, अभी एक मेथड और बाकी है। क्लीन्स थ्योरम मेथड 3, बिल्डिंग एन FA फॉर FA स्टार। FA स्टार से यहाँ मुराद क्लोजर ऑफ एन FA। So method 3 is basically closure of an FA. Building an FA corresponding to R star using the FA corresponding to R. हमारा तीसरा टारगेट ये था कि अगर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्ड FA पता हो या गिवन हो तो उस रेगुलर एक्सप्रेशन के स्टार के लिए FA बनाया जा सकता है। उसका जवाब हाँ में है और उसको हम डिस्कस करें। It is to be noted that if the given FA already accepts the language expressed by the closure of certain regular expression, then the given FA is the required FA. मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि सम टाइम जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें गिवन है जिसके कॉरस्पॉन्ड FA भी पता है और हमारा टारगेट उसके क्लोजर के लिए FA बनाना है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन खुद ही क्लोज्ड हो। खुद ही क्लोज से मुराद उसका स्ट्रक्चर इस किस्म का हो जिसको हम होल स्टार में लिख सकें। तो इसका मतलब यह है कि तो ऑलरेडी क्लोज्ड है, अगर उस पर दोबारा स्टार लेंगे देयर विल बी नो चेंज, सो व्हाई टू थिंक अबाउट समथिंग न्यू। तो वही FA उसी रेगुलर एक्सप्रेशन के क्लोजर का FA भी होगा। तो वहाँ तो मसला हल हो गया। कोई ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन जो खुद ही क्लोज हो, आप ज़रा जहन पर जोर दें, वो कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन है, वो कौन सी लैंग्वेज है जो क्लोजर की शक्ल में हम लिख लेते हैं, जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्लोजर की शक्ल में है। हाँ, आपको अभी तक जहन नहीं गया होगा, मैं बता देता हूँ। इवन लैंग्वेज,
इवन लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो वो होल स्टार की शक्ल का है। और इसी तरह से अगर कह दिया जाए लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग इन बी, तो इसको भी आप लिख सकते हैं क्लोजर की शक्ल में। कुछ और लैंग्वेज भी खुद से सोचें। तो अगर लैंग्वेज ऑलरेडी इस किस्म की है जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होल स्टार में लिखी जा सकती है, तो वो तो ऑलरेडी क्लोज्ड है और उस क्लोज को दोबारा क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, क्लोजर फाइंड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन वही रहेगी, इसलिए उसका एफ ए भी वही रहेगा और देयर इज़ नथिंग टू डू। हम देखना ये चाहेंगे कि अगर कोई लैंग्वेज ऐसी जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन होल स्टार में नहीं लिखा जा सकता और उसके लिए क्लोजर के लिए हम एफ ए बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी क्या टेक्निक हो सकती है। क्लोजर ऑफ एन एफ ए is same as concatenation of an FA with itself, except that the initial state of required FA is final as well. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्लोजर फाइंड करने के लिए जो टेक्निक है दैट्स सिमिलर, सेम, थोड़ी सी चेंज के साथ। अगर आप किसी FA को उसी की कंकेटिनेशन लेना चाहें तो उससे मिलता जुलता है, विद द चेंज दैट द इनिशियल स्टेट मस्ट बी फाइनल। चूँकि क्लोजर में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही होती है, इसलिए इनिशियल को ऑटोमेटिकली फाइनल करना ज़रूरी है। तो ये बात भी मैंने यहाँ बता दी। एक्सेप्ट दैट द इनिशियल स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड एफ ए इज़ अ फाइनल स्टेट एज वेल। ये चेंज है कि रिक्वायर्ड एफ ए की इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट भी होती है। हेयर द इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन एफ ए corresponds to the initial state of required FA and a non-final state of the required FA as well. Dear student, आपको ये बताया जा रहा है कि given FA की initial state required FA की initial state के correspond होगी, न सिर्फ required FA की initial state के correspond होगी बल्कि required FA की एक और स्टेट के कॉरस्पॉन्ड भी होगी जिसको हम नॉन फाइनल स्टेट का नाम देंगे, यानी दो स्टेट्स के कॉरस्पॉन्ड होगी। इफ x1 इज द इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन एफ ए, देन x1 विल कॉरस्पॉन्ड टू z1 ऑफ रिक्वायर्ड एफ ए विच इज द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल एज वेल, एंड z2 एज वेल विच इज नॉन फाइनल स्टेट। और जब भी ये x1 हमारी ट्रांजिशन टेबल में दोबारा आएगा, हम इसको Z1 नहीं लेंगे बल्कि Z2 लेंगे। Z1 एक बार ही आ चुका है। तो ये बात बताई जा रही है कि ये चेंज होगी और इस चेंज के साथ हम क्लोजर का मेथड डिस्कस कर रहे हैं और इस चेंज के साथ जो कंकेटिनेशन से मुख्तलिफ है, ये चेंज हमने अपने सामने रखनी है। मज़ीद हमारा टॉपिक चूँकि जारी, हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम्पल भी देखें। आप देख रहे हैं कि हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करना चाहेंगे। एफ ए स्टार के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली किया। यूनियन के लिए भी हमने एग्ज़ाम्पल्स देखी, मेथड बताया, और पहले हम मेथड इन जनरल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उनकी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल्स की तरफ जाते हैं। बाज़ औक़ात हम मेथड को एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने अपने इस डिस्कशन में पहले मेथड की बात की कि क्या चेंज होगी, क्लोजर का मेथड क्या होगा। क्लोजर का मेथड हमने कहा कि कंकेटिनेशन से मिलता जुलता होगा, और कंकेटिनेशन भी सेल्फ कंकेटिनेशन। मेक श्योर कंकेटिनेशन जो हमने की है वो तो डिफरेंट एफएस की थी, लेकिन यहाँ जिसकी मैंने बात की है वो सेल्फ कंकेटिनेशन है। एफ ए को अपने साथ से कंकेटिनेट करें, ये वही मेथड है, उसी किस्म का होगा विद अ चेंज। अब वो क्या चेंज होगी और हम क्या तब्दीलियां करेंगे, उसकी हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। लेट आर बी इक्वल टू ए प्लस बी स्टार बी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एफ ए बी, वो आपको नज़र आ रहा है। आप जानते हैं कि दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन बी, ये उसी का एफ ए है। इनके लेबल्स हमने x1 x2 कर दी। इसी के क्लोजर के लिए हमें एफ ए बनाना है। then the FA corresponding to R star may be determined as under। आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों FAs दोबारा बना दिए गए, x1 x2, और दूसरा FA भी उन्हीं लेबल के साथ बनाया। लेबल को सेम रखने का मकसद यही है, चूँकि हम सेल्फ कंकेटिनेशन करना चाह रहे हैं,
इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और हमने स्टार्ट किया, अगर आप देखें Z1 से, Z1 corresponds to X1 and Z1 is both initial and final state। इसकी ट्रांजिशंस हमने A और B के लिए कैलकुलेट करनी है। आप देख रहे हैं जो पहला FA है और दूसरा FA दोनों सेम ही है, लेकिन इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट FA, उसी को सामने रखें क्योंकि हम कंकेटिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये पहला FA लेफ्ट साइड का है, उसमें एक ही कॉरस्पॉन्डेंस के लिए हमने स्टेट ली है विच इज़ X1। सो इफ़ यू रीड A एट X1 विल बी स्टिल एट X1। अब X1 को हम Z1 नहीं कहेंगे। मैंने कहा था कि इस इनिशियल स्टेट को हम दो स्टेट्स के कॉरस्पॉन्ड बनाएंगे, एक Z1 और एक Z2। वो Z2 हम नेक्स्ट टेबल में देख लेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी दोबारा X1 आए हमने Z1 नहीं लेना, इसलिए मैंने इसको Z2 का नाम दिया। इसी तरह से at Z1 which corresponds to X1, if we read B, you can see from the figure, will be moving towards X2। Now the X2 is the final state as well, final state of first FA आप कह लें। अब जो ही आप फाइनल स्टेट में आएंगे आपको नेक्स्ट FA की इनिशियल स्टेट को भी शामिल करना होगा। अब चूंकि नेक्स्ट FA भी वही है, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन लिख दिया X2 X1। Now this X2 X1 is different from both Z1 and Z2, so the name must be different, और इसका हमने नाम Z3 रख दिया। अजीज तलबा, मैंने कोशिश की आपको Z1 के कॉरस्पॉन्ड A और B की ट्रांजिशन कैलकुलेट करने के लिए। मैं बार बार ये आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कंकेटिनेशन ये सेल्फ कंकेटिनेशन है, दोनों FA सेम हैं, दोनों को हमने X1 X2 और से लेबल किया हुआ है। हम जो लेफ़्ट साइड वाला FA ले रहे हैं हम उसको F1 तस्वर कर सकते हैं और दूसरे को FA2, ताकि आप इनकी कंकेटिनेशन को जहन में रखें। हमने X2 में एंटर होते ही X1 की पॉसिबिलिटी को शामिल कर लिया क्योंकि ये कंकेटिनेशन का रूल था और ये कंकेटिनेशन से मिलता हुआ मेथड है, इसलिए हमने X2 और X1 को मिला दिया था। तो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि किसी FA की ही स्टेट्स की कॉम्बिनेशन, उसी के स्टेट्स की कॉम्बिनेशन आपको मिल रही होंगी। तो उस एतबार से हमने जो नई स्टेट आई उसका नाम Z3 रखा। अब Z3 से पहले चूँकि Z2 इंट्रोड्यूस हो चुकी है, हमें उसकी ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है और फिर Z3 की ट्रांजिशन, और अगर उसके बाद भी कोई नई स्टेट्स इंट्रोड्यूस हो गई तो उनकी ट्रांजिशन भी कैलकुलेट करना है। मेथड वही है और मेथड सिमिलर है कंकेटिनेशन वाला। आइए मज़ीद डिस्कशन के लिए स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो दूसरी स्टेट थी जिसको आप देख रहे हैं नॉन फाइनल स्पेशली कहा, ये आप ज़रूर लिख लिया करें। उसकी वजह यह है कि X1 के हमने दो स्टेटस ले लिए, एक Z1 विच इज़ इनिशियल एंड फाइनल, उसका स्टेटस फाइनल भी था, और ये नॉन फाइनल है, इनिशियल तो हो ही नहीं सकती, तो इसको भी हमने X1 के कॉरस्पॉन्ड लिया है। ये बड़ी मेजर चेंज है और उसके बड़ी एहतियात से यूज़ करना ज़रूरी है। अब अगेन Z2 कॉरस्पॉन्ड टू X1, तो ट्रांजिशंस तो वही आएंगी जो आप पहले कैलकुलेट कर चुके, और X1 की पहले भी यही ट्रांजिशंस थी A और B के लिए, विच आर X1 फॉर A विच कॉरस्पॉन्ड्स टू Z2 एंड इज द कॉम्बिनेशन X2 X1 विच कॉरस्पॉन्ड टू Z3 प्रीवियसली। उसी तरह से हमने इसको लिख दिया। अब Z3 की ट्रांजिशन कैलकुलेट की जा रही है और Z3 चूँकि X2 X1 के कॉरस्पॉन्ड है और X2 चूँकि फाइनल स्टेट थी, इसलिए हमने इसको फाइनल स्टेट कर दिया। आपको याद होगा कि कंकेटिनेशन में सेकंड FA की फाइनल स्टेट आते ही हम फाइनल स्टेट कर देते हैं, तो ये X2 सेकंड FA में भी आ रहा है और ये फाइनल भी है, इसलिए हमने Z3 को फाइनल कर दिया। अब इसके कॉरस्पॉन्ड इफ़ वी रीड A विल बी हैविंग स्टिल X1। आप देख रहे हैं कि X2 और X1 के कॉम्बिनेशन में हमें X1 ही मिलेगा विच इज़ Z2, बिकॉज वी कैन नॉट रिपीट, X1 को दो बार नहीं लिख सकते, इसलिए एक ही बार लिखा। एंड इफ वी रीड B एट Z3 विच कॉरस्पॉन्ड टू X2 X1 विल बी स्टिल हैविंग द कॉम्बिनेशन X2 X1 which is Z3।
तो आप देख रहे हैं कि कोई नई स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं हुई। अजीज़ तलबा, हमने ट्रांजिशन टेबल की बात की और हमने देखा कि दो स्टेट्स तो हमने शुरू में इंट्रोड्यूस करा दी, एक Z1 और एक Z2। Z1 वाज बोथ इनिशियल एंड फाइनल, Z2 वाज नॉन फाइनल, लेकिन ये दोनों ही X1 के कॉरस्पॉन्ड थी, इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन FA। और बाद में हमने इनकी ट्रांजिशन कैलकुलेट की। ट्रांजिशन कैलकुलेट करने के दौरान हमें सिर्फ और सिर्फ एक नई स्टेट मिल सकी विच वाज Z3, और Z3 की ट्रांजिशन कैलकुलेट करने के बाद हमें कोई और स्टेट नहीं मिली, इसलिए टेबल कंप्लीट हो गया। अब जाहिर है कि इस टेबल की मदद से हमें ट्रांजिशन डायग्राम भी बनानी है। आइए ट्रांजिशन डायग्राम देखते हैं। सो दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू द टेबल वेयर वी हैव Z1, Z2, Z3। ये ट्रांजिशन डायग्राम हमने उस टेबल को देखकर बनाई है। मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ कि ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन ग्राफ में फ़र्क है। अजीज़ तलबा, मैंने आपसे ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन ग्राफ की बात कर दी है और इसको क्लियर करना ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट ट्रांजिशन ग्राफ और ट्रांजिशन डायग्राम को मिक्स कर देते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम उस डायग्राम को कहते हैं जिसमें आप स्टेट्स, ट्रांजिशन एजेस या आर्क्स या लूप्स, ये तमाम चीज़ें देख रहे होते हैं, वो ट्रांजिशन डायग्राम होती है। ट्रांजिशन डायग्राम FA की भी हो सकती है, ट्रांजिशन डायग्राम NFA की भी हो सकती है, ट्रांजिशन डायग्राम NFA विद नल स्ट्रिंग की हो सकती है, एंड सो ऑन। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम आप किसी की भी बना सकते हैं, और ट्रांजिशन डायग्राम ट्रांजिशन ग्राफ की भी हो सकती है। तो यही फ़र्क है। ट्रांजिशन ग्राफ इज़ अ स्ट्रक्चर, वो आप डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांजिशन डायग्राम एक डायग्राम है, किसी की भी हो सकती है। तो यहाँ हम डायग्राम देख रहे थे। आइए दोबारा डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम हमने ट्रांजिशन टेबल से बनाई और उसी को देखकर इसको हमने ड्रॉ किया है। इनकी एजेस उसी को देखकर बनाई हैं। और अब आपके जहन में जो रिक्वायर्ड FA है, वो उसकी जो लैंग्वेज उसमें एक्सेप्ट होनी चाहिए वो आ चुकी होंगी, और क्लोजर का कंसेप्ट आपको लैंग्वेज के हवाले से पता है। और आप देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेट फाइनल भी है, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है, यही क्लोजर की पहचान भी होती है। और बाकी वो तमाम स्ट्रिंग्स जो उस लैंग्वेज को बिलोंग करती हैं वो यहाँ एक्सेप्ट हो रही होंगी। अजीज़ तलबा, इस डायग्राम के बाद मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ स्ट्रिंग्स खुद से बनाएं जो उस लैंग्वेज को बिलोंग करती हूँ, यानी R* को बिलोंग करती हूँ, क्लोजर को बिलोंग करती हूँ, और उनको रन करने की कोशिश करें। और कुछ ऐसी स्ट्रिंग भी पिक करें जो उस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती, उनको रिजेक्ट होना ज़रूरी है। हमारी एग्जांपल्स का सिलसिला जारी है। आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। लेट R be equal to A+ B* into AA into A+ B* and the corresponding FAB, ये आप देख रहे हैं Y1, Y2, Y3। आपको याद होगा कि ये वही लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग AA, और हमारा टारगेट इसके क्लोजर के लिए FA बनाना है। हमने इन दोनों FAs को इस डायग्राम में ऊपर नीचे दिखा दिया, चूँकि टारगेट यही था कि जब तक दोनों डायग्राम सामने ना हों हम ट्रांजिशन टेबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। मेरी यही कोशिश रही कि आप इनको स्टार्ट करते वक्त डायग्राम्स को सामने रखें। तो ये दोनों डायग्राम आपके सामने हैं, और वही टेक्निक है कि Z1 corresponds to Y1, Z1 must be initial and final, and there must also be Z2 as well, जो यहाँ नज़र नहीं आ रही, वो भी Y1 के कॉरस्पॉन्ड होगी ऑटोमेटिकली। अब इन ट्रांजिशंस को हमने इन दोनों FAs पे को सामने रखते हुए बनाया है। आप ऊपर वाले FA को FA1 तस्वीर कर सकते हैं और दूसरे वाले को FA2, और कंकेटिनेशन वाली टेक्निक अप्लाई करते हुए आगे चल सकते हैं। सो इफ़ वी रीड A at Y1 फॉर Z1, Z1 की बात हो रही है, Y1 पर अगर A रीड करें तो आप देख रहे हैं वी मूव टू Y2, तो Y2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम Y1, सो द लेबल मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम Z1 एंड Z2। चूँकि Z2 हम पहले ही लेबल दे चुके हैं, वो यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो इसका लेबल Z3 हो गया। इसी तरह से Y1 पर B रीड करते हुए हम Y1 पर ही रहते हैं। अब Y1 को Z1 नहीं कहेंगे, मैं कह चुका था आपको, शुरू में बता चुका हूँ कि जब भी इनिशियल स्टेट आए आप उसको Z1 नहीं लेंगे,
बल्कि Z2 लेंगे, तो इसलिए हमने इसको Z2 के कॉरस्पॉन्ड कर दिया। ये टेक्निक हमारी जारी है। यूनियन के लिए भी मैंने हमेशा आपको पहले एक ही स्टेट के लिए ट्रांजिशन कैलकुलेट करना सिखाई, उनके कॉरस्पॉन्डिंग FA इकट्ठे आपको दिखाए, और मैं फिर यहाँ ये कहूँगा कि उन FAs को बना लिया करें पहले, ताकि जब ट्रांजिशन टेबल को कंप्लीट करने लगें तो फिर वो डायग्राम आपके सामने नहीं होंगी। तो एक स्टेट की ट्रांजिशन के लिए तो मैं डायग्राम आपको दिखा रहा होता हूँ, जबकि बाकी स्टेट्स की ट्रांजिशन के लिए डायग्राम हमारे सामने नहीं होती और सिर्फ टेबल होता है, और वो टेबल डायग्राम को देखकर बनाया गया होता है। तो अगर आप उस डायग्राम को अपने सामने रख लें तो आपके लिए आसानी होगी। तो इस दौरान हमने कुछ नई स्टेट इंट्रोड्यूस करा दी, और हम चाहेंगे कि जो Z2 पहले से इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, Z3 अभी आपने देख ली, तो मज़ीद हमें ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट करना है। आइए हम उस तरफ चलते हैं। So we see that Z2 which still correspond to Y1, if you read A at Z2 which correspond to Y1, so we will be having Y2 which correspond to Z3, जैसा कि हमने पहले ही हमने Y2 का Z3 कहा, तो अभी भी Z3 होगा। And if we read B at Z2 which correspond to Y1, will be still at Y1 which correspond to Z2, जो हमने पहले ही कह दिया था। तो ये जब हम एक स्टेट को दो स्टेट के कॉरस्पॉन्ड ले रहे होते हैं Z1 एंड Z2, तो ये इनके जो ट्रांजिशन है तो जाहिर है कि सेम आएंगी, तो वो आपने दोनों सेम देख ली। Z2 की ट्रांजिशन वही आई है A और B के लिए जो Z1 पर थी, सिर्फ फ़र्क ये है कि Y1 जब भी इस टेबल में दोबारा आएगा उसको Z2 ही रेफ़र किया जाएगा। अब Z3 की ट्रांजिशन कैलकुलेट करनी है विच कॉरस्पॉन्ड टू Y2। इफ़ यू रीड A फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी we will be having combination Y3 Y1। ये कॉम्बिनेशन किस तरह से आ गया, Y3 चूँकि फाइनल स्टेट थी, और अगर फाइनल स्टेट पर आप आएँ तो आपको नेक्स्ट FA की इनिशियल स्टेट को कंबाइन करना होता है, और नेक्स्ट FA ये खुद ही है, इसलिए हमने Y3 के साथ Y1 को कंबाइन कर दिया। और जाहिर है कि ये कॉम्बिनेशन पहली हासिल हुई स्टेट से डिफरेंट है, तो इसका नाम भी डिफरेंट होगा, हमने उसको Z4 लेबल किया है। और इसी स्टेट पर Z3 which correspond to Y2, if you read B, will be moving toward Y1 and Y1 will correspond to Z2। आप Z1 नहीं लेंगे उसको कभी भी, वो Z1 सिर्फ पहली बार हमने उसको लिया था। अब एक और स्टेट इंट्रोड्यूस हो चुकी थी Z4 विच इज़ फाइनल एज वेल। फाइनल की वजह मैंने आपको बता दी, चूँकि Y3 इसमें आ रहा था इसलिए फाइनल है। तो अब Z4 विच कॉरस्पॉन्ड टू Y3 Y1, अब कम्बिनेशन आ गया और कम्बिनेशन का सिलसिला जारी है। तो Y3 Y1 के लिए हमने ट्रांजिशंस लिखनी है, और Y3 के लिए आप देख रहे हैं कि वो Y3 ही होगा, उसकी वजह से हमने चूँकि फाइनल स्टेट है पहले FA की, तो दूसरे FA की इनिशियल स्टेट भी साथ होनी चाहिए, इसलिए Y3 पर जब A रीड करेंगे तो हमारे पास एक कम्बिनेशन आएगा Y3 Y1। अभी Y1 की ट्रांजिशन भी लिखनी है, तो Y1 की ट्रांजिशन फॉर A इज़ Y2। तो इस तरह से हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन आ गए। डियर स्टूडेंट्स, दिस द फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट तो एक से ही किया था, हमने Z1 को Y1 से ही स्टार्ट किया था, और ये बढ़ते बढ़ते कॉम्बिनेशन तीन हो गए। तो क्लोजर के केस में ऐसा हो सकेगा कि जो कॉम्बिनेशंस हैं इनमें स्टेट्स की तादाद 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 भी हो सकती हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ फ्रॉम द डायग्राम। बहरहाल आपको एहतियात ज़रूर करनी है कि जब भी ये ट्रांजिशन आप तय कर रहे हों, कैलकुलेट कर रहे हों, तो डायग्राम बड़ी एहतियात के साथ देखें। डायग्राम को ही सामने रखते हुए इनकी कम्बिनेशंस आपको मिलना शुरू होंगी, और कम्बिनेशन की टेक्निक बता दी थी। द मोमेंट यू एंटर अ फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA विल बी इंक्लूडिंग द इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड FA। याद रहे कि हमारे इस केस में फर्स्ट और सेकंड दोनों FA ही सेम हैं। हमने स्टार्ट फर्स्ट से किया है, और जो ही हम उसकी किसी फाइनल स्टेट की तरफ जाते हैं हम सेकंड FA की इनिशियल को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी आर ऑब्जर्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेट्स। आइए मज़ीद डिस्कशन के लिए टेबल देखते हैं। अब इसी तरह से Z4 पर अगर B रीड करें विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ Y3 एंड Y1,
तो y3 और y1 पर अगर हम b रीड करें, y3 पर अगर हम b रीड करते हैं वी आर स्टिल एट y3, और y3 चूँकि फ़ाइनल है और फाइनल के साथ आपको नेक्स्ट इनिशियल लिखना ज़रूरी है, इसलिए y3 के साथ y1 तो वैसे ही आ जाएगा। जबकि अभी Z4 में y1 की ट्रांजिशन फॉर b बाकी है। इफ़ यू रीड b एट y1 विल बी स्टिल एट y1। अब y3 y1 पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके थे y3 के लिए, एक और y1 हम यहाँ नहीं लिखेंगे और इस तरह से ये y3 y1 ही का कॉम्बिनेशन रहेगा। हमने इसको Z4 ही कह दिया। अजीज़ तलबा, यहाँ मुझे एक बात बताना मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि y3 y1 की कॉम्बिनेशन हमें सिर्फ y3 से मिली थी। दैट इज़ if we read b at y3 will be still at y3, since y3 was the final state we included the possibility of y1, तो इस तरह से y3 y1 मिल गया। अब y1 पर मज़ीद b रीड करने से, अभी एक कॉम्बिनेशन बाकी था, we still obtain another y1। अब कॉम्बिनेशन में किसी भी स्टेट को रिपीट नहीं किया जाता, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद स्टूडेंट्स इसको y3 y1 y1 तस्वुर कर लेते हैं और इसको डिफरेंट स्टेट का नाम दे देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। तो मैं साथ साथ वो मिस्टेक्स जो मेरे एक्सपीरियंस में हैं और स्टूडेंट्स करते हैं वो मैं बताता चला जाया करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप उनको जहन में रखेंगे। तो इसलिए किसी भी ट्रांजिशन टेबल के बनाने के दौरान अगर किसी जगह भी आपको कोई स्टेट रिपीट होती नज़र आए तो डोंट रिपीट इट, उसको इग्नोर कर दें और आगे चल पड़ें। हमारा ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट करने का अभी सिलसिला जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ, मज़ीद देखते हैं। वी स्टिल हैव Z5 विच कॉरस्पॉन्ड्स टू y3 y1 y2। इसमें 3 कॉम्बिनेशन आ गए थे। अब यहाँ बजाय y3 y1 y2 को आप अलग अलग डायग्राम से कैलकुलेट करें, आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि y3 y1 की कैलकुलेशन ऑलरेडी आपके पास हो चुकी हैं, उन्हीं को कॉपी कर लें और पैरेंथेसिस को क्लोज ना करें और ना ही इनको अभी लेबल दें। तो यही हमने ऐसे किया कि y3 y1 की जो ट्रांजिशंस ऊपर वाली ऊपर ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो हमारे पास रो आ रही वहीं से कल वापस लिख दी हैं। सो विच आर y3 y1 y2 और b के केस में y3 y1। ये कैलकुलेशन अभी सिर्फ पेयर y3 y1 के लिए a और b को सेपरेटली रीड करते हुए हासिल हुई हैं। अभी y2 के लिए ट्रांजिशन बाकी है। अब y2 पर अगर a आए या b आए और कोई नई स्टेट ना आए, इन्हीं में से कोई स्टेट आ रही हो, तो डेफिनेटली हम रिपीट नहीं करेंगे। और आपने देखा कि यहाँ कोई नई कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट नज़र नहीं आ रही, कोई चेंज नहीं हुई। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन मिली वो a के लिए यानी रीडिंग a एट Z5 इज़ y3 y1 y2 विच इज़ द सेम एज Z5, उसको Z5 कह दिया। और रीडिंग b एट Z5 हमें y3 y1 का कॉम्बिनेशन मिला, वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, इसलिए वही हमने लेबल Z4 कर दिया। नो द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डायग्राम में भी आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम हमने टेबल से देखकर बनाई है और इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी आपके सामने है जो सीक्वेंस में आप देख रहे हैं Z1 Z2 Z3 Z4 Z5। वो यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट साइड और इनिशियल से ही स्टार्ट करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप किस सीक्वेंस में और किस लोकेशन में इन स्टेट्स को बनाते हैं। अजीज़ तलबा, ये डायग्राम हमने ट्रांजिशन टेबल को सामने रख कर बनाई है और मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्टेट्स का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। आप अपनी तरफ से कोई और सीक्वेंस ले लें, इनकी लोकेशन किसी और जगह पर आप बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ट्रांजिशंस तो वही होंगी जो हमने ट्रांजिशन टेबल में दिखाई, उन्हीं को सामने रखकर ये बनाई जाती। तो इसलिए सम टाइम आप बड़ी सिमेट्रिक डायग्राम देखेंगे, कोई क्रॉसिंग नज़र नहीं आएगी कि कहीं ट्रांजिशंस क्रॉस नहीं कर रही होंगी, कहीं आपको मुश्किल नहीं आ रही होगी। तो इट डिपेंड्स। और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि जो आपने डायग्राम बनाई है उसमें क्रॉसिंग आ रही है या कहीं ट्रांजिशन बनाना मुश्किल नज़र आ रही है, तो आप
उनके सीक्वेंस को बदल दें, उनकी लोकेशन को बदलें और फिर हो सकता है कि थोड़ी सी आसानी हो जाए। और आखिर में मैं इस एग्ज़ाम्पल के बारे में यही कहूँगा कि इस लैंग्वेज को, जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज थी आर स्टार के लिए, उसको बिलोंग करने वाली डिफरेंट स्ट्रिंग्स पता होनी चाहिए पहले तो आपको, वो भी दुरुस्त होनी चाहिए। उनको इस डायग्राम पर रन करें और रन करने के बाद चेक करें कि वो एक्सेप्ट होती है या नहीं। और इसी तरह से कुछ स्ट्रिंग वो भी आपके जहन में आनी चाहिए जो इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती, उनको भी रन करें, वो इस एफ ए पे एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। अजीज़ तलबा, हमारे डिस्कशन जारी है। आइए हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। देयर इज स्टिल अनदर एग्जाम्पल। कंसिडर द फॉलोइंग एफ ए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स विद बी एज सेकेंड लेटर। यहाँ आपको एक ऐसी लैंग्वेज दिखाई जा रही जिसकी तमाम स्ट्रिंग्स का सेकेंड लेटर बी हो, और ये एफ ए आप देख रहे हैं। आप खुद से भी इसको चेक करें कि क्या रिक्वायर्ड लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है या नहीं। डेफिनेटली जिसकी बात की एग्जैक्टली वही लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, नाइदर लेस नॉर मोर। और हमारा टारगेट इसके क्लोजर के लिए एफ ए बनाना है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं कि Z1 को कॉरस्पॉन्ड किया है Y1 के, विच इज़ इनिशियल स्टेट ऑफ द गिवन एफ ए। और ये भी बताता चलूँ कि Y1 जो हम देख रहे हैं ये Z1 के कॉरस्पॉन्ड है और Z1 इनिशियल और फाइनल भी है। ये क्लोजर में हमेशा करते हैं। एंड व्हाट हैपन्स इफ़ वी रीड A और B एट Z1। तो बारी बारी हमने इसी को सामने रखा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने इस डायग्राम को 2 बार नहीं बनाया, एक ही बार इसको इस दफ़ा बनाया है। और इसी को आप फर्स्ट एफ ए कंसिडर करेंगे, इसी को आप सेकेंड एफ ए कंसिडर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। सो इफ़ यू रीड A एट Y1 विल बी मूविंग टूवर्ड्स Y2। नाउ Y2 इज़ हेयर सपोज टू बी Z2। अजीज़ तलबा, यहाँ आपके जहन में एक सवाल आएगा कि Y1 के 2 स्टेटस मैंने आपको बताए थे कि 2 स्टेटस होते हैं इनिशियल स्टेट गिवन एफ ए की, जब हो रिक्वायर्ड एफ ए के लिए कि स्टेट्स के लिए उसके 2 स्टेटस होते हैं। एक उसकी इनिशियल स्टेट होती है रिक्वायर्ड एफ ए की विच इज़ फाइनल एज वेल, और एक नॉन फाइनल भी होती। तो Z1 और Z2 मैंने बताए थे, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ही हमें नेक्स्ट ट्रांजिशन मिली हमने उसको Z2 कह दिया। तो इसकी क्या वजह है? इसका एक सिंपल सा मैं रूल बता दूँ आपको कि वाई डू वी रिपीट Z1 और Z2, ट्रांजिशन तो सेम आ जाती हैं। जो Z1 की ट्रांजिशन मिली थी वही Z2 की आई थी, हमने दोनों एग्जाम्पल में देखी, हमने कॉपी भी कर ली थी। तो अब हम क्यों बार बार इसको रिपीट करें? या मैं ये बताना चाहूँगा कि कहाँ ज़रूरी है। नो डाउट हम अननेसेसरी रेपिटिशन नहीं चाहते। तो जो अब हमारा एफ ए गिवन है, इसमें इनिशियल स्टेट में एक चीज़ नज़र आ रही है कि ना तो इस इनिशियल स्टेट पर कोई लूप है और ना ही इस इनिशियल स्टेट पर कोई इनकमिंग ट्रांजिशन आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं, डायग्राम तो आपने देख ली। तो जब भी ऐसा हो कि उस एफ ए में जिसका आपको क्लोजर बनाना हो, उसकी इनिशियल स्टेट पर ना तो कोई लूप आ रहा हो और ना ही कोई इनकमिंग ट्रांजिशन आ रही हो, तो हमें 2 स्टेट्स उसकी इनिशियल के कॉरस्पॉन्ड अलग-अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और यही हमने यहाँ किया। तो आइए मज़ीद डिस्कशन के लिए स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि Y2 को Z2 कह दिया, एंड इफ वी रीड B एट Z1 विल बी मूविंग टुवर्ड्स Y2, सो विच इज़ स्टिल Z2। और फर्दर इसकी ट्रांजिशन टेबल के लिए आगे चलते हैं। Z2 correspond to Y2, and if we read A at Y2 will be moving towards Y4, which is Z3, and when we read B at Z2 we will be moving towards Y3, and since Y3 is final as well, so we will be including the possibility of initial state of second FA। अब ये चूँकि मैंने आपको बता दिया कि यही सेकंड है, यही फर्स्ट है, इसलिए हमने Y1 की पॉसिबिलिटी को इंक्लूड कर दिया, और ये Y3 Y1 एक नई कम्बिनेशन आ गई और इसका नाम हमने Z4 रख दिया। अब चूँकि Z4 से पहले Z3 इंट्रोड्यूस हो चुका था, Z3 की ट्रांजिशन दिखाना ज़रूरी था। तो Z3 विच कॉरस्पॉन्ड टू Y4, इफ़ यू रीड A विल बी स्टिल एट Y4 विच इज़ Z3, and if we read B at Z3 which correspond to Y4 will be still at Y4, और हमने उसको Z3 कह दिया। उसके बाद Z4 के लिए ट्रांजिशन कैलकुलेट कर रहे हैं,
और Z4 को हमने यहाँ फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर दिया। उसकी वजह ये थी कि इसके कॉरस्पॉन्डेंस में Y3 शामिल है और Y3 चूँकि फाइनल स्टेट थी इसलिए हमने इसको फाइनल स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है। अब Z4 correspond to Y3 Y1 and we are reading A at this state. So if we read A at Y3 और Y1 हमने सेपरेटली हमने इसको कंबाइन करना है, तो Y3 पर अगर A रीड करते हैं तो हमारे पास Y3 ही आ जाता है और इस Y3 की वजह से हमें Y1 खुद से लगाना पड़ेगा जो हमने यहाँ लगा दिया क्योंकि Y3 फाइनल स्टेट थी, तो ये Y1 उसकी वजह से आ रहा है। एंड इफ़ वी रीड A एट Y1, अभी Y1 भी रहता है Z4 का, तो विल बी मूविंग टूवर्ड्स Y2। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनी वो Y3 Y1 Y2। अब ये 3 स्टेट्स की कॉम्बिनेशन है, पहले से मुख्तलिफ है, हमने इसका नाम Z5 रख दिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक Z1, Z2, Z3 और Z4 की A और B के लिए अलग अलग ट्रांजिशंस कैलकुलेट की और मैं ये बार बार आपको याद दिलाता चलूँगा, द मोमेंट वी एंटर द फाइनल स्टेट और अ फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA, वी हैव टू इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड FA। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि क्लोजर के केस में गिवन FA ही फर्स्ट FA होता है और गिवन FA ही सेकेंड FA भी होता है। और इस एग्ज़ाम्पल में तो मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी डायग्राम के हवाले से कि डायग्राम 2 बार नहीं बनाई क्योंकि डायग्राम तो सेम ही है। आप इसी को 1 तस्वुर कर सकते हैं और इसी को 2 भी ले सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताई थी कि यहाँ नंबर ऑफ द स्टेट्स इन अ कम्बिनेशन ये बढ़ते चले जाएंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखें कि जब भी आप कम्बिनेशन बढ़ा रहे हों, उनमें स्टेट्स की तादाद बढ़ा रहे हों, दैट मस्ट बी करेक्ट। अगर वो गलती हो गई और आपने उस गलती को कॉपी कर लिया, मैं चूँकि पहले बताया हूँ कि जो ट्रांजिशंस आपने कैलकुलेट की हुई होती हैं किसी कम्बिनेशन के लिए, वो कहीं दोबारा अगर आ रही हूँ तो उनको कॉपी किया जा सकता है। दोबारा कैलकुलेट करने का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वहाँ जो कैलकुलेशन है दैट मस्ट बी करेक्ट। अगर उसमें गलती होगी तो गलती एक्यूमुलेट हो जाएगी, आगे चली जाएगी। तो इस एतबार से उसको एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने Z4 तक ट्रांजिशन कैलकुलेट की और मज़ीद ट्रांजिशन बाकी हैं। आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। हम देख रहे हैं कि Z5 के लिए Y3 Y1 Y2, इफ़ यू रीड A एट Z5 विल बी हैविंग दिस कॉम्बिनेशन Y3 Y1 Y2 Y4। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा कॉम्बिनेशन किस तरह से आई। इसको हमने Z6 का और इसी तरह B रीड करते हुए will be having Y3 Y1 Y2 which is the same as Z5। इसको भी खुद से चेक करें। Now we are left with just Z6। Z6 की ट्रांजिशन रह गई थी, वो हम देख रहे हैं, which corresponds to Z6 आपने देखा था कि Y3 Y1 Y2 Y4 था। इसकी कॉम्बिनेशन हमें A और B के लिए जो मिली वो Y3 Y1 Y2 Y4 जिसको Z6 कहेंगे, और नेक्स्ट जो B के लिए है वो Y1 Y3 Y1 Y2 Y4 ही होंगी जिसको भी Z6 कहेंगे। सो द कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम, ये इस ट्रांजिशन टेबल को देखकर बनाई गई है और ये डायग्राम आप खुद से बनाने की कोशिश करें, इन स्टेट्स की लोकेशंस बदलने की कोशिश करें और फिर देखें कि क्या सूरत बनती है। अजीज़ तलबा, हमने आज जो कुछ डिस्कस किया ये आप देख रहे हैं कि क्लास में कि क्लेन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 1, 2, 3 इन तीनों की चूँकि हम बात करते चले आ रहे थे, आज हमने मेथड 2 और 3 की डिफरेंट एग्जांपल्स देखी और इनके लिए जो मैंने लास्ट एग्जांपल आपको दी वो थोड़ी सी उसमें आपको काम करने की गुंजाइश छोड़ी है, उसमें आप खुद से देखिएगा। एक तो मैंने डायग्राम सिर्फ एक बनाई है, दूसरा आखिरी 2 ट्रांजिशन भी मैंने ज़रा जल्दी में ही दिखा दी हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी खुद काम करना सीखें और उसको चेक करें कि वो कैलकुलेशन वही आ रही है जो मैंने दिखाई है। उम्मीद है कि आप ऐसा कर सकेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है।
अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।